नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बाजार के उतार चढ़ाव में आप निवेश करने से डरते हैं, तो हम आपको ऐसी कैटेगरी के कुछ फंड्स आज बताने वाले हैं जो बाजार के हर मौसम में आपके लिए कारगर साबित होंगी। बाजार तेजी का हो या फिर मंदी का, ये फंड न सिर्फ आपको रिटर्न दिलाएंगे बल्कि आपके पोर्टफोलियो में सुरक्षा भी देंगे। तो कौन से है ये कैटेगरी और कौन से हैं इनके फंड, इस पर करने वाले हैं खास चर्चा। हमारे साथ आज है पंकज मठपाल, एमडी ऑप्टिमा मनी। पंकज जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका आज के इस शो में। पंकज जी से हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जल्दी से आपको बता दें, अगर आप भी हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका सवाल हमारे शो में शामिल हो, तो आप अपना सवाल जरूर भेजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसपे आप हमें अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। अपना फोन नंबर जरूर लिखिएगा। साथ ही ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज पर भी अपना सवाल भेज सकते हैं। और ईमेल moneyguru@zmedia.slgroup.com, ये भी एक तरीका है हमसे सवाल पूछने का। और जैसे ही आप सवाल भेजेंगे, हम अपने अगले शो में आपका सवाल जरूर शामिल करेंगे। तो चढ़ते बाजार में तो हर किसी का मन लालायित हो जाता है पंकज जी कि क्यों ना निवेश किया जाए। गिरते बाजार में हर कोई डर जाता है कि अब मेरे निवेश का क्या होगा। लेकिन हम आपसे जानेंगे आज कुछ ऐसे निवेश ऑप्शंस जो कि ऑल वेदर, यानी बाजार कैसा भी क्यों ना हो, हमेशा से एक परफेक्ट निवेश की स्ट्रैटेजी साबित हो सकता है। इसलिए हम सीधा कैटेगरीज की तरफ ही आते हैं और चाहेंगे आप अपने पसंदीदा फंड्स भी दर्शकों को बताइएगा। तो इसमें सबसे पहली कैटेगरी कौन सी है जो कि चाहे बाजार उतार में हो या फिर चढ़ाव में हो, दोनों ही कंडीशंस में पोर्टफोलियो में अच्छी स्थिरता प्रदान कर सकता है? बिल्कुल स्वाति, आपने बहुत सही बात कही कि अक्सर देखा जाता है जब मार्केट बहुत ऊंचाई पे होता है उस वक्त लोग डरते नहीं हैं और ज्यादा निवेश करते हैं। लेकिन जब मौका आता है नए निवेशकों के लिए कि अब एंट्री करनी चाहिए, उस वक्त थोड़ा सा डर रहता है। लेकिन ऐसे में डरने की बजाय सही फंड्स का चुनाव करना सही है। और मैं ये कहूंगा कि इस वक्त पर यदि आप जैसे शुरुआत करें इंडेक्स फंड से, तो शायद वो अच्छा रहेगा। उसकी वजह यह है कि इंडेक्स फंड में एक्सपेंस कम होते हैं और साथ ही डाइवर्सिफिकेशन का आपको फायदा मिलता है। ये पैसिव स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो यदि आप लंबे वक्त के लिए एक ब्रॉडर मार्केट बेस इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास निफ्टी 500 या S&P BSE 500 इंडेक्स फंड की चॉइस है। ये बेसिकली कह लीजिए कि 500 स्टॉक्स के इंडाइसिस हैं। चाहे आप S&P BSE 500 की बात करें या निफ्टी 500 की बात करें, यहां पर 500 स्टॉक से ये इंडेक्स बने हुए हैं। तो यानी कि बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है और एक तरह से फ्लेक्सी कैप इंडेक्स है जहां पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के स्टॉक्स यहां पर आपको मिलेंगे। तो इस तरह के फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहां पर ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 500 ETF FOF या मोतीलाल ओसवाल S&P 500, यहां पर आप मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड में आप निवेश कर सकते हैं। ओके, तो आपने बोला पंकज जी कि इंडेक्स फंड में निवेश की शुरुआत की जा सकती है, जिसमें ब्रॉड बेस्ड या ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड है, उसमें निवेश करना सही रहता है। लेकिन चुनाव करने का कोई पैमाना इसका? वैसे डाइवर्सिफिकेशन का एक बेहतरीन तरीका है ये ब्रॉड मार्केट इंडेक्स भी, पर क्योंकि कुछ फंड्स हैं इसमें कुछ खास तैयारी या कुछ खास ध्यान में रखने वाली बातें जब इस तरह के फंड्स की चुनाव निवेशकों को करनी हो तो? बिल्कुल, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका निवेश का क्या उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट। दूसरा, जोखिम सहने की क्षमता और साथ ही आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन। तो ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि एक ब्रॉड मार्केट में आप इन्वेस्ट करें और डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा हो, देखिए यदि आप निफ्टी 50 में करते हैं तो आपको 50 स्टॉक्स का डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है। यदि आप निफ्टी मिड कैप में करते हैं तो इसका मतलब रिस्क थोड़ा ज्यादा ले रहे हैं, आप मिड कैप में कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि शुरुआत में यदि आप 500 स्टॉक से मिलाकर जो इंडाइसेस बने हैं उनमें यदि आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा मिलेगा। अब क्योंकि एक बात यह भी इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन आप थोड़े से ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं।
तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के निवेशक हैं, आपका प्रोफाइल कैसा है, कितना रिस्क आप लेना चाहते हैं। तो मैंने शुरुआत करने के लिए बोला कि ऐसा निवेशक जो कि लंबे वक्त के लिए ये चाहते हो कि उनके पोर्टफोलियो में सभी तरह के स्टॉक्स हो और पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड हो, उनके लिए इस तरह के फंड्स अच्छे साबित हो सकते हैं। ओके, तो ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड, पंकज जी ने कहा कि ऐसे फंड जो कि बाजार के उतार चढ़ाव में कारगर साबित हो सकते हैं। कम लागत वाले इंडेक्स फंड भी इनको कहते हैं। और पंकज मटपाल जी ने 2 फंड इस कैटेगरी से बताए हैं, आईसीआईसीआई प्रू S&P BSE 500 ETF फंड ऑफ फंड, और दूसरा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500। ये है पंकज मटपाल की राय। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगली कैटेगरी कौन सी है पंकज जी, जिसके फंड आप सजेस्ट कर रहे हैं निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए, खासतौर पर आजकल के इस उतार चढ़ाव भरे बाजार में? बिल्कुल स्वाति, देखिए अभी मार्केट काफी गिर चुका है और हमने देखा है जब गिरावट के बाद जब मार्केट में सुधार आता है तो जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं या लार्ज कैप फंड्स होते हैं वो जल्दी अच्छी पोजीशन में आते हैं, यानी कि उनमें इंप्रूवमेंट जल्दी देखा जाता है। तो यदि आप इस वक्त पर इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो जब मार्केट सुधरेगा तो इसका फायदा आपको जल्दी मिलेगा। तो ऐसे में निफ्टी 50 या निफ्टी 100 जो फंड्स होंगे, ऐसे इंडेक्स यानी कि जैसे निफ्टी 50 या निफ्टी 100 इंडेक्स बेस्ड फंड्स होंगे, ये शायद सही होंगे। और मैं कहूंगा कि निफ्टी 100 में यदि आप इन्वेस्ट करेंगे तो और भी बेहतर रहेगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसे वक्त पर। तो निफ्टी 100 का मतलब यह है कि निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 दोनों ही तरह के स्टॉक से बना होता है ये इंडेक्स, जिसे हम कहते हैं निफ्टी 100। तो निफ्टी 100 इंडेक्स में आप इन्वेस्ट कीजिए। यहां पर आप एसआईपी भी कर सकते हैं आप चाहें तो, क्योंकि मार्केट में हम देख रहे हैं कि काफी उठापटक है। जब जब मार्केट गिरता है उस वक्त पर यदि आप थोड़ा थोड़ा परचेस करते रहेंगे और इस तरह से आप यूनिट्स एक्यूमुलेट करेंगे तो 1 साल 2 साल के बाद जब ये निफ्टी 100 ऊपर आएगा तो इसका फायदा आपको मिलेगा। ओके, और लार्ज कैप इंडेक्स फंड के कौन से फंड आप सजेस्ट करेंगे निवेशकों को पंकज जी? यदि आप, क्योंकि वैसे तो इंडेक्स फंड्स ऑलमोस्ट सभी एक जैसे होते हैं क्योंकि वो इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं, ये पैसिव फंड्स होते हैं, तो यहाँ पर कोई फंड मैनेजर की स्किल या स्ट्रेटजी नहीं लगती है। लेकिन फिर भी यदि मैं यहाँ पर बात करूं एक स्पेशली ट्रैकिंग एरर, मतलब कि आपके जो इंडेक्स के रिटर्न्स होते हैं उसके मुकाबले आपके फंड के जो रिटर्न है उन्हें हम, अगर जो डिफरेंस होता है उसे हम ट्रैकिंग एरर कहते हैं, और एक्सपेंसेस यदि थोड़े ज्यादा होंगे तो उसका फर्क पड़ेगा। तो इन सब बातों के आधार पर मैं आपको कहूंगा कि यदि आप एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड या एचडीएफसी निफ्टी 100 इंडेक्स फंड का चुनाव करें तो ये शायद सही रहेगा। आमतौर पर लगभग आपने जैसे शुरुआत में बोला कि जब भी आप इंडेक्स फंड का चुनाव कर रहे हैं तो आपका जो लक्ष्य है, आपके गोल के हिसाब से वैसे किसी भी निवेश में आपको निवेश करना चाहिए, कोई फंड लेना चाहिए, पर एक इंडेक्स फंड, अब तक हमने चर्चा की ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड की और लार्ज कैप इंडेक्स फंड की, पैसिव स्ट्रैटेजी है ये निवेश की। हमारे पोर्टफोलियो में एक्टिव फंड भी होते हैं। लगभग कितने होराइजन के लिए या कितनी निवेश अवधि के लिए एक इंडेक्स फंड में निवेश करने की आप सलाह देंगे पंकज जी? देखिए, वैसे तो कभी भी आप अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करें तो आपका 5 साल का मिनिमम होराइजन होना ही चाहिए, क्योंकि उसके लिए हम इसलिए बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि कई बार निवेशक बोलते हैं कि क्या निकल नहीं पाऊंगा, आप कभी भी एग्जिट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड से, लेकिन यदि मार्केट में गिरावट आती है तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होना चाहिए कि आप रिकवरी का वेट कर सकें। इसके लिए 5 साल का वक्त ऐसा वक्त होता है कि उस वक्त में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मार्केट में अगर गिरावट भी आई तो कम से कम आपको यहां से मौका मिल जाएगा रिकवरी का फायदा उठाने के लिए। तो इसके लिए 5 साल का होराइजन होना चाहिए। लेकिन आज जिस फंड की हम बात कर रहे हैं और मेरा जो फोकस है इस तरह के इंडेक्स फंड में, उसकी वजह यह है कि एक तो डाइवर्सिफिकेशन है, दूसरा ऐसे में पैसिव स्ट्रेटजी ज्यादा फायदेमंद साबित होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक्टिव फंड में फंड मैनेजर्स कुछ सोचकर अच्छे स्टॉक्स का सिलेक्शन करते हैं, लेकिन उनकी जो सोच होती है, स्ट्रेटजी होती है, कई बार काम नहीं कर पाती है और उसका नुकसान इन्वेस्टर्स को हो सकता है। लेकिन यदि आपने इंडेक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे कि हम जब बोलते हैं कि आज मार्केट नीचे गया या मार्केट ऊपर गया, तो ज्यादातर हम लोग क्या देखते हैं कि निफ्टी या सेंसेक्स की चाल कैसी रही।
तो ऐसे में यदि आपने खुद ने निफ्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है या सेंसेक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको सेम उसी तरह के रिटर्न्स मिलेंगे। तो यहां पर आप ब्रॉडर मार्केट को बीट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके जैसे रिटर्न्स पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए एक एक करके, जैसे मैंने पहले कहा कि 500 मतलब बहुत ही डाइवर्सिफाइड इंडेक्स, अब मैंने कहा निफ्टी 100, और इस तरह के बहुत सारे इंडाइसेस हैं जो हर तरह के इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल हो सकते हैं, और एक ही इन्वेस्टर एक से ज्यादा इंडेक्स फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकता है। ओके, अब आते हैं तीसरी कैटेगरी की तरफ, क्योंकि हमने एक पैसिव स्ट्रैटेजी को हम डिस्कस कर रहे हैं। एक ऐसी भी कैटेगरी है पंकज जी, आप उस पर डिटेल में बताएंगे, जो कि एक्टिव और पैसिव स्ट्रैटेजी दोनों की खूबियों को साथ लेकर चलती है। बताइए कौन सी कैटेगरी है ये और क्या है इसके फायदे? बिल्कुल स्वाति, कि हमारे पास स्मार्ट बीटा इंडेक्स की चॉइस है। यूजुअली क्या होता है, जैसे कि आप ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स की बात करते हैं, उदाहरण के तौर पर यदि हम निफ्टी 50 की बात करें, तो निफ्टी 50 में लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, मोस्ट लिक्विड, सबसे मार्केट कैप के आधार पर जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं वो यहां पर निफ्टी 50 में हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपको निफ्टी 50 के सिलेक्टेड स्टॉक्स का एक्सपोजर मिले और उसमें वैल्यू स्टॉक्स हो, वैल्यू इन्वेस्टमेंट वाला स्टाइल हो, तो ऐसे में आपके पास में निफ्टी वैल्यू 20 ये एक इंडेक्स है, निफ्टी वैल्यू 20 इंडेक्स है। जैसे कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल एनवी 20 या फिर निपॉन इंडिया निफ्टी वैल्यू 20 इंडेक्स फंड, इस तरह का हो सकता है। या फिर यदि जैसे हमने अभी बात की थी कि निफ्टी 100 की, तो आप निफ्टी 100 में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि उसमें सिलेक्टेड स्टॉक्स हो, तो आपके पास निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स की चॉइस है। यानी कि ये इंडेक्स जो है वो निफ्टी 100 के स्टॉक से ही डिजाइन किया गया है, लेकिन पूरे के पूरे 100 स्टॉक्स इसमें नहीं है, बल्कि उन निफ्टी 100 के जो लो वॉलेटिलिटी यानी कि जिनमें उतार चढ़ाव कम होने की संभावना हो और लास्ट 1 ईयर में सबसे कम उतार चढ़ाव उनमें देखा गया हो, उनसे सिलेक्ट करके ये इंडेक्स बनाया गया है। तो आप ऐसे में कर सकते हैं। या फिर यदि आप चाहते हैं कि आपको लार्ज एंड मिड कैप दोनों का ही एक्सपोजर मिले और उसमें से सिलेक्टेड, क्योंकि यदि मैं बोलूं कि निफ्टी 100 भी हो और फिर आपके पास में मिड कैप भी हो, उसके बजाय आपके पास में एक ही पोर्टफोलियो हो जिसके अंदर सिलेक्टेड स्टॉक्स हो, तो आपके पास एक चॉइस है निफ्टी अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30। तो यहां पर 30 स्टॉक्स होंगे उस इंडेक्स में, लेकिन ये निफ्टी लार्ज कैप और मिड कैप दोनों के सिलेक्टेड स्टॉक्स होंगे। तो इन्हें हम बोलते हैं बेसिकली स्मार्ट बीटा इंडेक्स। और स्मार्ट बीटा इंडेक्स, जैसे आप अभी कह रही थी कि ये एक्टिव और पैसिव के बीच की स्ट्रेटेजी है, क्योंकि पैसिव तो इसके लिए है क्योंकि फंड मैनेजर्स जो हैं वो यहां पर एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन ये इंडेक्स एक्टिवली मैनेज हैं, एवरी 6 मंथ में इनकी रिकंस्ट्रक्शन होता है, रीबैलेंसिंग एवरी 1 ईयर में होती है। तो इस तरह से ये जो इंडाइसेस हैं ये अच्छे साबित हो सकते हैं ऐसे निवेशकों के लिए जो चाहते हैं कि उन्हें ब्रॉडर मार्केट का फायदा मिले, पैसिव स्ट्रेटेजी हो, लेकिन वो अपने पोर्टफोलियो में कुछ स्ट्रेटेजी अपनाना चाहते हैं, जैसे कि एक मैंने कहा वैल्यू स्टाइल, और दूसरा जैसे अभी मैंने दूसरे 2 बातें की जहां पर की उतार चढ़ाव कम हो। तो ऐसे निवेशकों के लिए ये अच्छी स्ट्रेटेजीज हैं, ये अच्छे फंड्स हैं। और स्मार्ट बीटा इंडेक्स फंड के कौन से चॉइस आप दर्शकों को देने वाले हैं पंकज जी? यहां पर आपके पास में आईसीआईसी प्रूडेंशियल एनवी 20 मैंने से कहा, दूसरा आईसीआईसी प्रूडेंशियल का ही एक लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड है, उसमें आप कर सकते हैं। और किसी भी तरह से आप एक्सिस का भी लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स फंड है, यूटीआई के पास में लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स फंड है। तो क्योंकि इंडेक्स फंड ऑलमोस्ट सभी सेम ही होते हैं, बट आपको देखना है कि इंडेक्स कौन सा चूज करना है। यदि आपको जैसे कि वैल्यू इंडेक्स करना है तो आपको निफ्टी 50-20 लो वॉलेटिलिटी वैल्यू 20 इंडेक्स करना है। यदि आपको निफ्टी 100 का लो वॉलेटिलिटी करना है तो निफ्टी 100 एनवी 30 करना है। और यदि आपको लार्ज एंड मिड कैप सेलेक्ट करना है तो ऐसे में आपको निफ्टी अल्फा 30 इंडेक्स सेलेक्ट करना है। फिर आप फंड्स में जो भी अवेलेबल हो उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।
पंकज जी, मुझे एक बात समझनी है आपसे, क्योंकि इंडेक्स फंड में भी अब बहुत सारे चॉइसेस निवेशकों के सामने आ गई हैं। क्या ये हर किसी तरह के निवेशक के लिए है? क्योंकि स्मार्ट बीटा अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें, उसमें फैक्टर इन्वेस्टिंग को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैल्यू हो गया, स्टॉक का मोमेंटम कैसा है, कंपनी में वॉलेटिलिटी फैक्टर क्या है, ये कुछ बहुत ही गंभीर और डिटेल वाली बातें हैं जो कि निवेशकों के लिए समझना जानना ज़रूरी है। तो स्पेशली स्मार्ट बीटा इंडेक्स जो फंड्स हैं, वो हर किसी के तरह के निवेशक के लिए है, या फिर इसमें थोड़ी जानकारी और समझ होना बेहद जरूरी है? देखिए, जब आप इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको जानकारी की तो बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो आपको यहाँ पर कोई स्टॉक सेलेक्ट करने हैं या ना पोर्टफोलियो देखना है। आपको स्ट्रेटेजी देखनी है कि किस तरह की स्ट्रेटेजी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है कि आपको समझना चाहिए कि जब आप लार्ज कैप में करते हैं तो वहां पर उतार चढ़ाव कम होता है, वॉलेटिलिटी कम होती है। अगर आप मिड कैप में जाएंगे तो मिड कैप में थोड़ा सा लार्ज कैप के मुकाबले में स्टेबिलिटी कम रहेगी, लेकिन रिटर्न्स भी थोड़े से बेहतर रहेंगे। वहीं हम अगर स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में आपका जोखिम और भी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन लंबे वक्त में स्मॉल कैप हमने देखा है कि लार्ज कैप के मुकाबले बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। तो पहले आपको ये देखना है कि आपके पास समय कितना है, आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है, उस हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है। अब अगर हम कंपेयर कर रहे हैं कि क्या मैं निफ्टी 100 में करूं या फिर मैं निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 में करूं, अगर इसमें मुझे चॉइस करनी है तो आपको यहां पर देखना है कि यदि आप ये चाहते हैं कि भले ही रिटर्न थोड़े से कम हो, लेकिन उतार चढ़ाव जो है उसका रिस्क मुझे बहुत लगता है, क्योंकि बहुत से निवेशक जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो काफी घबरा जाते हैं। तो इसके लिए आपका प्रोफाइल कैसा है उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। यदि आप एक लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका मकसद यह है कि जब मार्केट में गिरावट आए उस वक्त पर आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा गिरावट ना आए। तो चाहे बढ़ते मार्केट में आपको रिटर्न्स बहुत ज्यादा नहीं मिले, लेकिन गिरते मार्केट में भी वो ना गिरे, ये मकसद होना चाहिए। ऐसे ही जब हम वैल्यू फंड में करते हैं तो वहां पर भी मकसद यही होता है कि आप डिस्काउंटेड प्राइस पर जो शेयर्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस तरह के इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए कोई भी इन्वेस्टर यहां पे इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन ये ध्यान रहे कि यदि आप ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं, रिस्क एपेटाइट अच्छा है और आपको उतार चढ़ाव से एंजाइटी नहीं होती है, तब आप ब्रॉड मार्केट बेस्ड इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि सिलेक्टेड स्टॉक्स हो और वहां पर उतार चढ़ाव आपके पोर्टफोलियो में कम हो, रिटर्न्स भले ही थोड़े से कम हो कंपैरेटिवली, तो फिर ऐसे में आप इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाजार हो या मंदी का बाजार, कौन से ऐसे फंड है जो आपके लिए हो सकते हैं हर बाजार में फायदेमंद साबित? बात कर रहे हैं कुछ दमदार फंड की। हमारे साथ है पंकज मटपाल। पंकज जी, थोड़ी सी चर्चा आपने जरूर की, क्योंकि हम अलग अलग इंडेक्सेस की बात कर रहे हैं। वैल्यू फंड के बारे में थोड़ी सी हमें संक्षिप्त में उसकी खासियत बताइए, और क्यों आप वैल्यू फंड को कह रहे हैं कि बाजार के इस माहौल में किसी को शामिल करना चाहिए, और मैं आपकी राय भी लेना चाहूंगी, वैल्यू फंड कौन सा शामिल करें? बिल्कुल स्वाति, देखिए अभी तो हमने बात की थी पैसिव फंड्स की। तो पैसिव फंड्स में बस आपको देखना है कि इंडेक्स कौन सा है और आप कोई भी फंड चूज कर सकते हैं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्टिवली मैनेज फंड की, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्कीम कौन सी सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर फंड मैनेजर का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैल्यू फंड में क्यों करना चाहिए, उसकी वजह यह है कि मार्केट में काफी गिरावट आ चुकी है और ऐसे स्टॉक्स जो कि डिस्काउंट पर अवेलेबल हों, ये पी रेशियो के हिसाब से या प्राइस टू बुक रेशियो के हिसाब से जो सस्ते स्टॉक्स हैं उनमें निवेश किया जाता है वैल्यू फंड का। तो ऐसे इसलिए इस वक्त पर मैं वैल्यू फंड में निवेश करने की सलाह दे रहा हूं। और ऐसे में यदि स्कीम की बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड और कैनरा रूबिको वैल्यू फंड, ये दो फंड्स की मैं सलाह दूंगा कि इस कैटेगरी के अच्छे फंड्स हैं। ओके, तो वैल्यू फंड के कुछ पसंदीदा फंड पंकज जी की राय में जो आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और किसी और कैटेगरी पर हम चर्चा करेंगे पंकज जी, जो ऑल वेदर कह सकते हैं कि एक स्थिरता का पैमाना है किसी के भी पोर्टफोलियो के लिए। बिल्कुल, देखिए एक और कैटेगरी इस वक्त पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है और वो है डायनेमिक एसेट एलोकेशन या बैलेंस एडवांटेज फंड। ये बेसिकली हाइब्रिड फंड्स की कैटेगरी है। अभी तक हमने जिनकी बात की वो सब प्योर इक्विटी फंड्स थे, लेकिन ये हाइब्रिड है जहां पर इक्विटी और डेट
दोनों तरह के एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट होता है। लेकिन यहां पर इक्विटी में कितना होगा और डेट में कितना होगा, ये फंड मैनेजर्स तय करते हैं। कुछ एएमसीज के बैलेंस एडवांटेज फंड में ये स्ट्रेटजी है कि 0 to 100% तक एलोकेशन किसी वक्त पे इक्विटी में हो सकता है, या किसी वक्त पर यहां पर डेट में भी आपका 0% या 100% तक हो सकता है। लेकिन कुछ एएमसीज ने ये डिसाइड किया हुआ है कि इक्विटी एलोकेशन 30% से 80% के बीच में रहेगा, बट ये कितना कम या ज्यादा होगा ये फंड मैनेजर्स खुद तय करेंगे। तो ऐसे निवेशक जिनको ये लगता है कि उन्हें नहीं पता है कि उनको कितना इक्विटी में करना है, कितना डेट में करना है, कब निकलना है, कब प्रॉफिट बुक करना है, उनके लिए इस तरह के बैलेंस एडवांटेज फंड्स एक अच्छी चॉइस है। और यदि स्कीम की बात की जाए तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, जो कि एक पायनियर फंड है इस कैटेगरी का, वो और साथ ही टाटा बैलेंस एडवांटेज फंड्स, इन फंड्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो हर एक बाजार में निवेश की स्ट्रैटेजी और कौन से फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, इस पर हमने की चर्चा। अब आइए कुछ दर्शकों से बात करते हैं। मैंगलोर से शुभांकर अधिकारी जी हमारे साथ है शो में शामिल। शुभांकर जी, बहुत स्वागत करते हैं। आपने बहुत ही अच्छे से, सबसे पहले बोलेंगे, अपना पूरा क्वेश्चन हमें मेल किया। सबसे पहले उसके लिए बहुत बधाई आपको कि आपने पूरी अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग हमें एक्सप्लेन की। थोड़ा सा नटशेल में आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आप किन लक्ष्यों के लिए ये निवेश कर रहे हैं अपना। हेलो हेलो जी शुभांकर जी, बताइए। हाँ, एक्चुअली मैंने आपको ये बताया है 20 इयर्स के बाद मेरा सिर्फ एक ही चाइल्ड का ऐसा ये है, ठीक है। तो कितना मुझे एजुकेशन के लिए कितना ये लगेगा, और आफ्टर 10 इयर्स ऑफ हिज एजुकेशन कितना फिर मुझे ऐसा लगेगा अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन एडजस्टेड। क्योंकि मुझे अभी नहीं पता कि मान लीजिए अभी एमबीबीएस का पढ़ाई 70 लाख का है, तो तब तक कितना हो जाएगा ऐसा इन्फ्लेशन एडजस्टेड। ओके, क्योंकि आप खुद एक डॉक्टर हैं, इसलिए आप मतलब ये मान के चल रहे हैं कि आपका जो बेबी होगा, जो अभी इनफैक्ट है नहीं, अभी आपने प्लान नहीं किया है, आप शायद 2 साल के बाद प्लान करेंगे, तो आप फैमिली प्लानिंग से पहले ही फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं और उसके बच्चे की पढ़ाई और शादी के लिए। जस्ट इन केस पंकज जी, आपके पास इनका पोर्टफोलियो भी है शुभांकर का, कि अगर मानिए एमबीबीएस की पढ़ाई करनी है उनके बच्चे को, तो 20 साल के बाद लगभग कितना खर्चा के लिए इनको निवेश करना चाहिए। अभी आपके सामने इनके फंड्स हैं और 5 फंड में लगभग 20,000 के एसआईपी ऑलरेडी निवेश कर रहे हैं। टर्म इंश्योरेंस भी है इनके पास, हेल्थ इंश्योरेंस है इनके पास, और रिटायरमेंट की प्लानिंग का भी लक्ष्य है इनका। बिल्कुल, देखिए फ्यूचर में कितना पैसा लगेगा डिपेंड करता है कि जैसे आपने उदाहरण दिया कि 70 लाख का अभी आप मान के चलते हैं और आपको 20 साल के बाद चाहिए, तो उस हिसाब से यदि हम बात करें तो करीब करीब आपको 5 करोड़ रुपए लगेंगे यदि मैं पूरे पैसों की बात करूं। क्योंकि 70 लाख पे अगर आप 10% का इन्फ्लेशन लेते हैं, एजुकेशन में इन्फ्लेशन काफी ज्यादा होता है, तो इस हिसाब से आपको काफी पैसा लगेगा। अगर हम नॉर्मल की बात करते हैं, हम सोचते हैं कि चलिए 20 साल के बाद में 2 करोड़ रुपए होंगे तो शायद काम चल जाएगा, बट अभी अभी आपने कहा कि 70 लाख का आप आज का खर्चा लेके चल रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर 70 लाख आज होगा तो उस वक्त पर करीब करीब 5-6 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ जाएगी। उसी तरह से आप शादी की बात के लिए आप बोलते हैं कि मैरिज के लिए, उसमें भी देखना ये होगा कि आज की तारीख में उस तरह की शादी का खर्चा कितना होता है। बट यदि हम आज सोच के चले कि करीब करीब 20-25 लाख में काम चल सकता है, तो उस वक्त पर डेफिनेटली ये 2 करोड़ की जरूरत पड़ जाएगी। फिर रिटायरमेंट की बात करें तो आज की तारीख में तो आपका खर्चा काफी कम है, क्योंकि अभी आपकी फैमिली में आप हस्बैंड वाइफ ही शायद 2 जन की बात कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में क्योंकि जब फैमिली एक्सपेंड होगी फिर और खर्चे बढ़ेंगे तो काफी चीजें वो भी कंसिडर होती हैं। लेकिन रिटायरमेंट की बात की जाए तो उस हिसाब से भी कम से कम आपको 5 करोड़ का तो लक्ष्य लेके चलना चाहिए। तो इस हिसाब से यदि हम बात करेंगे, आपके फंड्स अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनके साथ चलिए, लेकिन आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो अभी 70 लाख की बात की है कि आज की तारीख में मेडिकल एजुकेशन पे इतना खर्चा होता है, उस हिसाब से मैं कहूंगा कि या तो आप ये प्लान करेंगे फ्यूचर में कि थोड़ा लोन भी लेना पड़े, अगर एजुकेशन के लिए तो लिया जाए, लेकिन यदि आप खुद से वो प्लानिंग करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको अपना निवेश थोड़ा सा बढ़ाना होगा। बिल्कुल। अगला सवाल पटना से अजीत कुमार हमें भेज रहे हैं। अजीत जी की उम्र पंकज जी 36 साल है और इनकी मंथली आय है 1 लाख रुपए महीना। इनकी कुछ एसआईपी चल रही है, फंड आपके पास भी हैं और हम दिखा भी रहे हैं कौन कौन से फंड्स में एसआईपी है। 10,000 की एसआईपी इनके मौजूदा है 5 फंड में,
और ये कह रहे हैं कि जब भी बाजार में डिप आता है तो ये क्वांट मिड कैप में पैसे डालते हैं, जिसमें फ्यूचर में ये लगभग 2000 के एसआईपी करने का भी प्लान कर रहे हैं। इनको बेसिकली घर बनाना है, खरीदना है या रेनोवेट करना है, तीनों इन्होंने कुछ लक्ष्य लिखे हैं। उसमें 1.5 करोड़ इनको इनकी जरूरत पड़ेगी और 15 साल तक, क्योंकि उनका अभी कोई बेबी नहीं है, तो 15 साल के बाद ये 15 साल तक के लिए सेव करने की सोच रहे हैं। तो इनकी पोर्टफोलियो देखकर क्या लग रहा है आपको? देखिए, जिन फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये कुछ स्कीम में 3 साल से, कुछ में 5 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से यदि देखा जाए तो कुछ पूंजी भी इकट्ठी हो चुकी होगी और अभी जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस हिसाब से करीब करीब 15 साल में 50 लाख रुपए ये जुटा पाएंगे। अब इनका टारगेट, क्योंकि 1.5 करोड़ रुपए चाहते हैं घर बनाने के लिए, तो कुछ तो लोन लेना पड़ेगा या फिर आपको अपना निवेश बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन जितना अभी हो रहा है उस हिसाब से करीब करीब 50 लाख रुपया तो आप यहाँ पर जुटा सकते हैं। अब यहाँ पर जहां तक फंड्स का सवाल है, क्वांट मिड कैप फंड एक अच्छा फंड है अपने आप में इस कैटेगरी का, तो उसमें तो आप बिल्कुल चाहे तो एसआईपी कर लीजिए, या जैसे आपने कहा कि जब जब मार्केट गिरता है तब आप उसमें ऐड करते रहते हैं, तो वो भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, आप उसमें कर सकते हैं। और साथ ही आपके पोर्टफोलियो में एक फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मीडियम टर्म फंड, जो कि एक बेसिकली मीडियम ड्यूरेशन फंड है। तो ये फंड आपके शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए सही है, लेकिन यदि जो पोर्टफोलियो आपने शेयर किया है ये पोर्टफोलियो आपके लॉन्ग टर्म गोल, जैसे कि आपने कहा कि घर बनाने के लिए 15 साल के लिए है, तो मेरे हिसाब से ये फंड उसके लिए सूटेबल नहीं है। ऐसे में आपको या तो आपके जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उनमें आप इसको डाइवर्ट कर दीजिए, या फिर आपको यदि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल चाहिए तो वहां पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड आप शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल पंकज जी। तो चलिए, जी को भी सलाह मिल गई अपने सवाल की, और बहुत धन्यवाद पंकज जी, आपका भी करेंगे। आप हमारे साथ आज इस शो में शामिल हुए। और शो को रैप अप करने से पहले आपको फिर से बता दें कि कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो डिटेल्स आपके टीवी सेट पर है। अपना पूरा सवाल अपने पूरे नंबर के साथ जरूर भेजिएगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।